लेक्चर है बेसिकली वो शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो हम जो न्यूमेरिकल्स और हमने कर लिए हैं, डेफिनेटली मैंने एग्जांपल्स आपको 3 थी इस चैप्टर में, वो मैंने आपको पहले ही करवा दी हुई हैं जो असाइनमेंट्स में। तो अब हम शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल करने हैं और न्यूमेरिकल जो हमारे रहते हैं वो हमने आज मुकम्मल करने हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो सके। सबसे पहला सवाल है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यानी एक बंदा है, उसने घर का सामान का बैग उठाया हुआ है और वो अपने दोस्त से बात कर रहा है और उसको उठा के खड़ा है वो। अ कार इज स्टेशनरी, यानी कार रुकी हुई है, विद इट्स इंजन रनिंग, और इसका इंजन रन कर रहा है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, यानी इन दोनों के जो काम करने का हम सिचुएशन देख रहे हैं, हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर, ये दोनों सिचुएशन जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जो काम करने की उनका पॉइंट, यानी उन वो जिस तरह काम कर रहे हैं, एक बंदे ने सामान उठाया हुआ है और दूसरे बंदे जो है उसने कार को रोका हुआ है लेकिन उसका इंजन वर्क कर रहा है। इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों सिचुएशन सेम है, लेकिन आपने जो जवाब देना है वो वर्क के पॉइंट के लिहाज से देना है, जो हम यहाँ पर फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके लिहाज से देना है। सबसे पहला केस जो है उसमें वो आदमी जो है वो खड़ा है, उसने वेट उठाया हुआ है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, ना ही वेट को वो ऊपर की तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो शख्स जो है उसने फोर्स तो लगा रहा है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं तय कर रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो का मतलब होगा कि उसका वर्क डन जो है वो भी क्या होगा, ज़ीरो। डेफिनेटली उसका वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। फोर्स तो वो लगा रहा है लेकिन मतलब उसके वेट को बैलेंस करने के लिए वो फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसने कोई भी तय नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने दोस्त से बातें किए जा रहा है। इसका मतलब है उसने जो फोर्स लगाई उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ और उसका वर्क डन क्या हुआ, ज़ीरो। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें कार खड़ी है और उसका इंजन वर्क कर रहा है। इंजन के वर्क करने का मतलब वो फोर्स लगा रहा है लेकिन फोर्स लगाने से कोई डिस्प्लेसमेंट उसका फिर ज़ीरो है। वो कार जहाँ खड़ी है वहाँ का वहाँ ही खड़ी हुई है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से इसका वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो। द टू केसेस आर सिमिलर बिकॉज इन बोथ केसेस द वर्क डन इज ज़ीरो, यानी कि ये दोनों केसेस जो हैं वो इस वजह से सिमिलर है क्योंकि दोनों का वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। अगला सवाल है जी, कैलकुलेट वर्क डन इन किलो जॉल्स, यानी आपने जो आंसर निकालना है अगर वो जॉल्स में आता है तो उसको किलो जॉल्स में कन्वर्ट करना है। इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 किलोग्राम एट स्टेडी वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो 10 किलोग्राम मैस को लिफ्ट कर रहा है थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी कि हमारे पास मैस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और आपने वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपके पास है एम जी और एच क्या है, हाइट। यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जी की कीमत नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे। जी की कीमत तब नेगेटिव लेते हैं जब हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे या ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन जब हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं डेफिनेटली दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव लेना होता है, दूसरे को नेगेटिव। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से अगर हम वर्क डन निकालेंगे यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड तो वो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं यानी उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से वो हाइट गेन कर रहा है तो वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज गिवन बाय W इज इक्वल टू एम जी एच। आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आया 980 जॉल। लेकिन उस सवाल में उसने पूछा हुआ है कि आपने आंसर किस में लिखना है, किलो जॉल्स में। तो आप इसको के में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट इस वक्त यहाँ पर है, आपको 10 की पावर 3 चाहिए। इसका मतलब पॉइंट को 3 नंबर आप मूव करेंगे, पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ लेके आएंगे 0.98 और इसके साथ 10 की पावर 3 इंट्रोड्यूस होगी, उसको आपने के में कन्वर्ट किया हुआ है। ये प्रीफिक्सेस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच केस इज मोर वर्क डन, किस केस के अंदर ज़्यादा काम हुआ है, ज़्यादा वर्क हुआ है। व्हेन ए 50 किलोग्राम बैग ऑफ बुक इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, यानी आपके पास 50 किलोग्राम का बैग था और उसको आपने 50 सेंटीमीटर तक लिफ्ट किया, ठीक है।
और व्हेन ए 50 किलोग्राम क्रेट इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर, यानी आपके पास एक 50 किलोग्राम का क्रेट है किसी भी चीज़ का, उसको आपने 2 मीटर तक पुश किया अक्रॉस द फ्लोर विद ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो है जी 50 न्यूटन, और हमने क्रेट को पुश किया है 2 मीटर तक, ठीक है, और उसका मैस हमारे पास जो है वो 50 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो केसेस बने, पहला केस ये वाला है और दूसरा केस ये वाला है। पहले केस में आप देखें हाइट हमारे पास 50 सेंटीमीटर दी हुई है। सेंटीमीटर का मतलब ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर। मैस आपके पास है जी 50 किलोग्राम। आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इसको अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं तो आप mgh वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपके पास mgh यहाँ पर वैल्यू दर्ज की, हमारे पास वर्क डन की वैल्यू है 245 जूल। दूसरे केस में हमारे पास फोर्स है 50 न्यूटन, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है जी 2 मीटर। आप इसके ऊपर वर्क का फार्मूला लगाएंगे FD, और यहाँ से हमारे पास वर्क डन आया 100 जॉल। इसका मतलब ये क्लियर नज़र आ रहा है कि पहले केस में हमारे पास जो वर्क डन है वो ज़्यादा हुआ है। ठीक है। दूस उसके बाद जी 4.5 क्वेश्चन नंबर है, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक पत्थर है या कोई चीज़ है उसके पास 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि उसके बाद 1 जॉल एनर्जी, इसका क्या मतलब आप लिखते हैं। वैसे तो आपको क्लियरली पता है कि 1 जॉल एनर्जी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एक मतलब जॉल वर्क करने की सलाहियत है, 1 जॉल वर्क करने की सलाहियत है। ठीक है, लेकिन हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जॉल। एग्जांपल भी यहाँ पर दी हुई है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन through a height of 1 meter against the gravity, the work done is stored in the object as a gravitational potential energy of 1 joule. If the object is allowed to fall vertical downward, it has the capacity to do work of 1 joule। यानी अगर आप उसको 1 मीटर हाइट से दोबारा फेंकेंगे तो उसके अंदर 1 जोल वर्क करने की कैपेसिटी होगी। इसका मतलब ये होता है। ठीक है। अब 14.7 क्वेश्चन है जी। 4.7, व्हेन ए रॉकेट री इंटर द एटमॉस्फेयर, जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं वो दोबारा, मतलब पहले से वो एटमॉस्फेयर में होता है लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो दोबारा से खला में शामिल होता है। इट्स नोज कोन बिकम वेरी हार्ड, उसकी फ्रंट नोज कोन जो होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी कहाँ से आती है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जब आप एयर फ्रिक्शन यानी एयर की मौजूदगी में आप किसी चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं तो एयर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। वो एयर फ्रिक्शन क्या करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। जब भी कहीं पर भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वहाँ पर डेफिनेटली हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है कि वो जो फ्रंट साइड होगी वो उस हीट एनर्जी की वजह से गर्म हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर उसकी एक वजाहत में लिखते हैं कि व्हेन ए रॉकेट री इंटर द एटमॉस्फेयर इट हैज़ वेरी हाई स्पीड एंड डू वर्क अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, यानी उसमें से पास करने के लिए उसे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अ पार्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, मैंने आपको बताया वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। जो हमारे पास रॉकेट है उसका पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। सो नोज कोन ऑफ रॉकेट बिकम्स वेरी हॉट, उस वो जो हीट की फॉर्म में चेंज हुई है उसकी वजह से जो नोज कोन है वो रॉकेट की वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब ये लास्ट सवाल है इस टॉपिक का और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। इसको अच्छे से समझ लें कि अगर हमारा शॉर्ट सिलेबस ना होता तो 2 सवालात हैं इस तरह के, एक 4.9 और एक 4.10। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों में से कोई एक लाजमी पूछा जाता है, इस वजह से इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। अ गर्ल ड्रॉप अ कप फ्रॉम ए सर्टन हाइट, एक लड़की है उसने एक कप को एक खास हाइट से फेंका है। विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, इसमें एनर्जी का चेंज क्या होगा ये आपने बताना है। सबसे पहले कप जो है वो एक खास हाइट पर है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ही उसको छोड़ा जाएगा वेलोसिटी की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते होते उसकी वैल्यू बढ़ती बढ़ती जैसे ही टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ पे आएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी।
ज़मीन के साथ टकराएगा। अब जब वो कोई भी चीज़ टकराती है उसकी वजह से साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है। हमेशा याद रखें, जब भी दो चीज़ें आपस में टकराएंगी उससे साउंड और हीट प्रोड्यूस होगी। सबसे पहली बात, वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में चेंज हुई है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई है। अब वो जो कप है डेफिनेटली वो टूटा है, तो टूटने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पार्टिकल उस पार्टिकल को या कप को तोड़ने में चेंज होगी। अब बाकी जो एनर्जी है, अब जब कप टूटता है तो उसके टुकड़े दूर दूर तक फैलते हैं। वो जो दूर दूर तक फैले हैं उनको वहां तक जाने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। इसका मतलब है वो जो पीसीज हुए हैं कप के, उनको मूव करने के लिए भी काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होती है? सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ कप, उस कप को तोड़ने में, साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, और आखिरी वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पीसेज, यानी वो जो पीसेज मूव कर रहे हैं उनमें कन्वर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ, कप ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट इट लूजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन द काइनेटिक एनर्जी। When it strikes the ground, then a part of this kinetic energy is used to break the cup, and the rest of the energy converted into sound energy, heat energy, and kinetic energy of moving pieces. ठीक है, अब जी हम मूव करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम्स में मैंने आपको 4.1, 2, 3 और 5 करवा दी थी। जो रिमेनिंग्स हैं वो आज हम कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास 4.4। A car of mass 100 kg traveling at 54 किलोमीटर पर आवर। km पर आवर का मतलब ये है कि आपको इसको मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर, यानी हमारे पास एक कार जिसका भी हमें मैस पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, वो रेस्ट में आई है 60 मीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर, यानी कि जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था तब उसकी वेलोसिटी 54 km थी, इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि कार रेस्ट में आ गई है और उसने उस टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास 60 मीटर है। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, इसका मतलब आपने रिटार्डेशन फोर्स निकालनी है। अगर वो रिटार्डेशन फोर्स है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव होगी। व्हाट हैज हैपेंड द टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास जो कार की अपनी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रही थी उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके साथ क्या हुआ ये भी आपने बताना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन डाटा में आप लिखेंगे मैस ऑफ कार, डिस्टेंस कवर्ड, इनिशियल स्पीड ऑफ कार, ये के एम है, के को चेंज करेंगे 100,000 में, पर आ रहा है नीचे आके सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड आते, एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होता है। तो पर आर को नीचे लेके आएंगे तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा 3600 सेकंड, सेकंड दोबारा ऊपर जाएगा 5 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आसान तरीन तरीका ये होता है, ये मैट्रिक क्लास में भी बताया हुआ है, कि अगर आपके पास कोई वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, उसको 10/36 से मल्टीप्लाई करें तो वो पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसको आप 10/36 से मल्टीप्लाई करें 54 को, तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है। अब आपने टू फाइंड में क्या लिखना है? एवरेज फोर्स जो आपने मालूम करनी है। सोल्यूशन में आप जाएंगे, यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप इस्तेमाल करेंगे कि वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम आपके पास मैक्सिमम प्लेस के ऊपर होगी, आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो की होने की वजह से, फाइनल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, माइनस साइन के साथ 1/2 mv² आ जाएगा। यहाँ पर आप मैस और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब -1500 न्यूटन। माइनस साइन क्या जाहिर कर रहा है यहाँ पर कि ये रिटार्डिंग फोर्स है। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर ये डी जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हुआ है, यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये जो 60 है यहाँ पर, ये इस डी, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हुआ है। ठीक है, आप इससे अगले स्टेप में लिखेंगे एफ इज इक्वल टू हाफ mv² डिवाइड बाई डी, फिर उसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा। और यहाँ पर ये बता भी रहे हैं, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ कार। The original kinetic energy of the car has been converted into heat and do work to overcome the frictional forces। ठीक है, ये आप बताएंगे और आपका प्रॉब्लम मुकम्मल हो जाएगा।
उससे अगले प्रॉब्लम प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं जी। 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रेजर्वायर। मीटर क्यूब यूनिट है वॉल्यूम का, इसका मतलब ये आपको पानी का वॉल्यूम दिया होगा। इनटू अ टैंक, आपने एक रेजर पानी की स्टोरेज की प्लेस थी, वहां से आपने 100 मीटर क्यूब वाटर जो है उसको पंप किया है 10 मीटर हाइट के ऊपर। आपका हमारे पास क्या है जी, 100 मीटर वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम रिजर्वायर इनटू अ टैंक। हमारे पास जो रिजर्वायर है 100 मीटर हायर देन रिजर्वायर, हमारे पास जो टैंक है वो रिजर्वायर से 10 मीटर की हाइट के ऊपर है, ठीक है, इन 20 मिनट्स। यानी हमारे पास 100 मीटर क्यूब पानी को हमने 10 मीटर की हाइट तक 20 मिनट में पहुंचाया है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास दी हुई है, फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको पता है फार्मूला ज़रूरी होता है mgh। यहाँ पर g हमें पता है, वो उसकी वैल्यू 9.8 होती है। हाइट भी दी हुई है यहाँ पर 10 मीटर, देख सकते हैं आप। लेकिन हमें यहाँ पर मैस नहीं दिया हुआ है। मैस हम कहाँ से निकाल लेंगे? एक तो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है और दूसरा हमारे पास डेंसिटी दी हुई है। आपको पता है डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से आप मैस निकालेंगे और उसका आप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टाइम आपको दिया हुआ है मिनट के अंदर, मिनट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और वहाँ से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ले जी, यहाँ से हमने मैथ निकाला, मैथ्स की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में पुट किया, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। अब आपने पावर निकालनी, पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हो रहा है, उसको आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जी ये आखिरी दो न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बाद हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन। आपको 400 न्यूटन की फोर्स चाहिए रोड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, टू प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक गाड़ी को 80 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से दौड़ाने के लिए आपको 400 न्यूटन की फोर्स चाहिए। यानी आप फोर्स लगाएंगे रोड की डायरेक्शन में और गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंगल दोनों के दरमियान जीरो होगा। वट पावर, किलोवाट, आपको जो पावर है वो किलोवाट के अंदर चाहिए। मस्ट द इंजन डिवेल्प, जो इंजन है उसको कितनी पावर डिवेल्प करनी पड़ेगी, इन किलोवाट आपने बताना है, ठीक है। आपको फोर्स रिक्वायर है 400, स्पीड आपकी दी हुई है, मैंने पहले भी बताया आपको 10/36 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर आवर, मीटर फी सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पावर डिलीवर्ड जो होती है वो आपको पता, पावर का फार्मूला था फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसको एफ वी कॉस थीटा। थीटा जीरो लेने के बुनियादी मकसद मैंने आपको पहले बता दिया है कि फोर्स भी आपको रोड की डायरेक्शन में जाइए और गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों के दरमियान एंगल जीरो होगा, ठीक है। एंगल जीरो का मतलब cos 0 1 के बराबर आ गया। यहाँ से आप पावर निकालते हैं, वो आपके पास 8.9 इंटू 10 की पावर 3 वाट आती है। 10 की पावर 3 की जगह पर आप के लिखेंगे तो पावर आपके पास आ जाएगी 8.9 किलो वाट। आखिरी न्यूमेरिकल है जी, हाउ लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जिसका मैथ आपको दिया हुआ है, फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी आपको ये दी हुई है, थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। आप उस छोटे से पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर कितनी आपको फोर्स चाहिए कि वो रेस्ट से 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ले। मैथ आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, डी आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे और आपको फोर्स की ज़रूरत है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, एट द एंड आपके पास फोर्स आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है आपने आंसर किस यूनिट में देना है, तो आप स्टैंडर्ड यूनिट जो न्यूटन है उसी में ही इसका आंसर करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें असाइनमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं है। इसलिए कल स्टूडेंट कह रहे थे सर आपने कहा था कि सर असाइनमेंट नहीं दूंगा, डेफिनेटली चैप्टर एंड होता है तो हमारे पास असाइनमेंट नहीं बचती। इंशाल्लाह जब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें असाइनमेंट का सिलसिला शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम सवालात की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मुझे अटेंडेंस चाहिए, अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह सवालात की तरफ चलेंगे।